जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जैसा कि जितने भी ITI पास बच्चे हैं और सबको अब ये चीज़ लग रहा है, गवर्नमेंट जिस तरीके से घोषणा की है कि अगले एक साल में 2,30,000 वैकेंसी रेलवे का खाली है, जिसमें लगभग 1.5 लाख वैकेंसी पहले चरण में दिया जाना है अगले एक साल में। तो एक तो हम वैकेंसी कब तक आएगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना हो सकता है, एक तो इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ हैं अभी तो, हालांकि इनका डिग्री देखिएगा तो बहुत हायर डिग्री है, बीटेक किए, उसके बाद एमटेक किए, ITI कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के रूप में भी सेवा दे चुके हैं, लेकिन वर्तमान में अभी लोको पायलट में कार्यरत हैं। और लोको पायलट में भी मैक्सिमम जो अधिकारी लोको पायलट के होते हैं, मैक्सिमम उनके संपर्क में ही रहते हैं अपना टैलेंट के बल पर। और बहुत ज़्यादा जानकारियाँ जो इंटरनल सोर्सेस है इनको आते रहती है। और चूंकि इनका एक लंबा अनुभव भी रहा है और कैरियर भी इस फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा रहा है। ये डिप्लोमा वाले बच्चे को पढ़ाते थे, इसके अलावा ITI वाले बच्चे को पढ़ाते थे, तो टीचिंग भी इनका कैरियर था। तो इसलिए करके भी हमको इनके एक्सपीरियंस का लाभ भी लेना है और आप लोगों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा जब आप अभी का बातचीत हमारा सुनिएगा। और दूसरा कि लोको पायलट में अभी से अगर हम तैयारी करते हैं, अगर इस बार एक सीट हमको सुनिश्चित करना है LP टेक्नीशियन में, तो उसके लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये वीडियो को कोशिश करना है कि अंत तक देखना है। और हमको लगता है बेहद आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद होने वाला है। तो इंजीनियर संजय सर हमारे साथ में। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म के इस चैनल पर आपका स्वागत है और कोशिश करेंगे कि हम आपसे हर छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करें और मैक्सिमम बच्चे को इसका लाभ भी मिले। तो सबसे पहले संजय सर से हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि वैकेंसी से रिलेटेड इनसे करना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है और कितनी संभावनाएं हैं इस वैकेंसी को आने का। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके साथ जुड़ने के लिए। और रह गई बात प्लेटफॉर्म की, तो आज से नहीं 2014 से ही प्लेटफॉर्म में सेवा दे रहे हैं। और रह गई बात वैकेंसी से संबंधित, तो जहां तक मेरा अनुमान है और जिस तरह से जो हम लोगों को रेलवे में सर हैं जो अधिकारी होते हैं ME लेवल के या DRM लेवल के, तो उन लोगों से जब वैकेंसी आती है तो एक पैनल मांगा जाता है। पैनल मांगा जाता है कि आप नेक्स्ट अगले 2 साल को देखते हुए अब बताइए कि आपका कितना कर्मचारी रिटायर हो रहा है, कितने वैकेंट सीट बच रहे हैं। तो मतलब सर लोग जैसे बोले कि पैनल तभी मांगा जाता है जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आता है कि वैकेंसी की बात चल रही है। तो इन लोगों ने अभी जस्ट पैनल दिए हैं बना करके कि नेक्स्ट 2 ईयर को देखते हुए कि हमें इतने सीट की आवश्यकता है। तो इससे क्या 99% कह सकते हैं कि आपको वैकेंसी की सुगबुगाहट हो गई है रेलवे रिक्रूट बोर्ड में। और जैसे कि गवर्नमेंट भी कह दिया कि हमें नेक्स्ट 1.5 साल में इतनी वैकेंसी देनी है। तो उसके आधार पे सारे रेलवे बोर्ड से और डिवीजन सबसे मांगा गया है कि कितना पोस्ट आपका नेक्स्ट 2 ईयर में खाली है, उस हिसाब से दीजिए। और सभी डिवीजन लगभग पैनल बनाना अपना स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ डिवीजन तो बना करके भेज भी दिए हैं, कुछ इंटरनल नोटिस भी है हम लोग को जो इंटरनल निकलता है उसमें आया हुआ है। समथिंग लगभग ECR जोन में एक डिवीजन है, उसमें लगभग 1500 समथिंग का हम देखे हैं LP का इतना नेक्स्ट 2 ईयर का शेड्यूल जारी किया है। आपके डिवीजन से? हाँ, मेरे डिवीजन से। अच्छा, हम सर एक बात पूछना चाह रहे थे कि क्या लगता है कि ये वैकेंसी कब तक संभव हो पाएगा? जहाँ तक अनुमान है सर कि यदि सारे डिवीजन अपना वैकेंसी सबमिट कर दे रेलवे बोर्ड को, तो यदि ये काम बहुत फास्ट हुआ तो इसी साल के दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। लेकिन हम एक अनुमान रखते हैं नहीं दिसंबर तो अगले साल के जनवरी फरवरी तक 90% चांस है कि आ जाए, 10% में डाउट। जनरली देखा जाता है कि जनवरी फरवरी एक बार देने की संभावना रहती है, नहीं तो जुलाई अगस्त में जनरली वैकेंसी आता है। तो देख लीजिए कि आपका हो सकता है कि जनवरी फरवरी तक वैकेंसी आ जाए और नहीं तो फिर जुलाई अगस्त तक तो श्योर आ जाना है LP टेक्नीशियन का। इसमें हम एक चीज और पूछना चाहते हैं कि चूंकि आप तो लगभग 1 साल ज्यादा दिन आपका नहीं हुआ है रेलवे में, साल भर से ऊपर हुआ है, साल भर से कुछ ही ऊपर हुआ होगा टाइम। तो एक पेमेंट को लेकर के हम जानना चाहते हैं, जैसे कि मैक्सिमम बच्चों को थोड़ा सा पेमेंट को लेकर के सुगबुगाहट या इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो अभी तक में आप 1 साल के अंदर में मैक्सिमम कितना पेमेंट उठाए हैं और एवरेज कितना पेमेंट उठाते हैं लोको पायलट में?
और दोनों टेक्नीशियन में, दोनों के पेमेंट में क्या मोड में दोनों का अंतर है जनरली? पहले लोको पायलट के बारे में आप बताइए। लोको पायलट का यदि सर बात करेंगे तो लोको पायलट का तो बहुत ज्यादा सैलरी होता है, कहने का मतलब 1 लाख से ऊपर हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप अलाउंसेस किलोमीटर कितना चला रहे हैं, रनिंग अलाउंसेस, क्योंकि लोको पायलट को 1 किलोमीटर पे 5 रुपया 20 पैसा मिलता है। अच्छा। और यदि मेल एक्सप्रेस ट्रेन वो चला रहे हैं और यदि एक ट्रिप लेके गए 700-500 किलोमीटर, तो फिर उधर से आना भी रहता है, तो आपको लगभग 1400-1500 किलोमीटर हो गया आपका एक ट्रिप में, 1400-1500 किलोमीटर। अब उसको 5 रुपया 20 पैसा से गुना कर दीजिए, लगभग तो 7,500 के आसपास आपका अलाउंस हो गया एक दिन में। तो क्योंकि लोको पायलट का ड्यूटी आपको हमेशा 300 का 30 दिन लगता है नहीं, फिर उसी हिसाब से रेस्ट मिलता है। तो मैक्सिमम यदि आपको 20 को भी ड्यूटी, 15 को भी ड्यूटी भी मिला तो महीना में 15 ड्यूटी, हाँ मान एवरेज हम मान लेते हैं 15-20 को यदि मिला, 15 ही को मिला, तो आप जो लिए 15-17 लगभग कितना 1 लाख के आसपास आपका लमसे बन गया। तो लोको पायलट का सैलरी इसी कारण से ही हमेशा हाई रहता है। लेकिन पहले तो ज्वाइन करता है सीनियर ALP पे। जब हम ALP का बात करते हैं तो उसका 3 रुपया 76 पैसा के आसपास अप्रॉक्स मिलता है ALP को। फिर सीनियर ALP को फिर इससे ज्यादा मिलता है, उसका ग्रेड पे भी 2400 हो जाता है। और जब आप लोको पायलट बनते तो सीधे ग्रेड पे आपका 4200 हो जाता है। तो एक सहायक का यदि हम बात करते हैं, रनिंग अलाउंस यदि उसका किलोमीटर लगभग 4,000-5,000 के एवरेज में है, तो उसका 60 प्लस सैलरी रहता है। एक एवरेज का हम बात बता रहे हैं, मतलब कि 50 से 60 अभी आपका एवरेज सैलरी जा रहा है। एवरेज सैलरी जा रहा है। और इस एक साल में मैक्सिमम कितना उठाए हैं? मैक्सिमम एक साल में तो 70 क्रॉस भी कर गया है। अभी नहीं, अभी एक दिखा रहे थे हमको 94,000 का। तो वो अलाउंसेस जो है पिछले मतलब दो महीना का यदि अलाउंस जुड़ गया था तो लगभग 94,000 बन गया था। ये अपना पिछले मंथ का हमको दिखा रहे थे सैलरी स्लिप, उसमें 94,000 उठाए थे। जबकि अब समझिए कि मुश्किल से 1 साल हुआ है अभी जॉब का, रेलवे में ALP पोस्ट पर 1 साल हुआ है। तो एवरेज 50 से 60,000 रुपया पर मंथ ये उठाते हैं, और पिछले महीने में 94,000 रुपया पेमेंट उठाए हैं। क्योंकि इनका कहना है कि मैक्सिमम ये रनिंग अलाउंस पे डिपेंड करता है कि आप एवरेज मंथली आपका रनिंग अलाउंस कितना हो पाता है। चूंकि डेली लोको पायलट का ड्यूटी नहीं लगता है, अगर महीना में 15 दिन भी अगर आपका ड्यूटी लगा तो समझिए कि 4-5 हज़ार किलोमीटर तो रनिंग अलाउंस हो ही जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका एवरेज आप समझ लीजिए कि 80,000, 90,000, लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन यही जब आप सीनियर हो जाएंगे तो एक सीनियर का ALP का मैक्सिमम कितना आप देखें एक पेमेंट उठाते हुए? हम तो 1 प्लस देखे हैं। अब जहाँ जहाँ क्रू की कमी है, मतलब जहाँ जहाँ क्रू मतलब कम है, जिसका ड्यूटी हर एक 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा के रेस्ट के बाद लग जाता है, तो वहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जहाँ क्रू सही है वहाँ पे 15 को 20 को ड्यूटी लगता है, लेकिन जहाँ पे क्रू की कमी है, मतलब पूरा जितना सीट है उसके बराबर चल रहा है, तो वहाँ 25-25 को ड्यूटी लग जाता है, 20-22 को 25 को ड्यूटी लग जाता है। तो उस समय और हाई किलोमीटर बहुत 1 लाख 1.25 लाख भी हो सकता है। हम तो खुद क्या कहें, देखे हैं कि सहायक सब जो है 94 1 प्लस चला गया है, जिस सबका किलोमीटर 11,000 12,000। जिसका मेल ट्रेन में है, एक्सप्रेस ट्रेन में, राजधानी ट्रेन का जो ड्राइवर है उसका कितना हो सकता है? राजधानी का फिर वही रनिंग का बात आ गया। बेसिक मान लीजिए किसी का 70-80 हजार बेसिक चला गया, तो DA मिला करके तो उसका 1 लाख प्लस तो नॉर्मल हो गया। फिर किलोमीटर अलाउंस जोड़ दीजिए, यदि 60-70 हजार किलोमीटर 70 हजार किलोमीटर से मिला तो फिर भी 2 के आसपास 180 190 तक चला जाता। समझ गए। इनका कहना यह है कि अगर राजधानी ट्रेन का ड्राइवर आप बन गए, मेल एक्सप्रेस ट्रेन का ड्राइवर बन गए, गुड्स ट्रेन का पेमेंट थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन अगर ड्राइवर राजधानी की बात की, मेल एक्सप्रेस ट्रेन का बात की, अगर उसमें आप सीनियर लोको पायलट अगर बन जाइएगा तो वैसी परिस्थिति में 1.5-2 तक पेमेंट चला जाता है। 1.5 लाख से 2 लाख तक पेमेंट चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोको पायलट में माना जाता है कि ये रेलवे का जितना भी पोस्ट है उसमें सबसे ज्यादा पेमेंट उठाने में गार्ड और लोको पायलट आगे रहते हैं। गार्ड और लोको पायलट कम क्वालिफिकेशन में एक DRM जिस लेवल का तनख्वाह उठाएगा, आप ITI रह करके उस लेवल का तनख्वाह उठा लेते हैं। यानी 1.5 लाख प्लस जब आप पहुंचते हैं तो उसी लेवल में पहुंच जाते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए भी हाँ, परेशानी थोड़ा सा तो रहेगा ही रहेगा। परेशानी तो स्वाभाविक है कि एक यही है, इसमें अनशेड्यूल्ड ड्यूटी है, आपको रात बिरात कभी भी। तो आप जब इतना वेतन उठा रहे हैं तो कहीं तो थोड़ा सा मर्जी करना पड़ेगा। हाँ, इनका कहना है कि चूंकि अनशेड्यूल्ड ड्यूटी रहता है तो इतना वेतन उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो परेशानी कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। उसमें अनशेड्यूल्ड का ये मतलब है कि 2 बजे रात में भी कभी कभी आपको बुला लेता है ड्यूटी करने के लिए, लेकिन बराबर ऐसा नहीं होता। हाँ, हमेशा नाइट में ड्यूटी का क्या शेड्यूल होता है? जैसे कि एक बार आप ड्यूटी किए तो रेस्ट कितना मिलता है उसी तरह? एक बार ड्यूटी करने आने के बाद अपना हेडक्वार्टर में आपको 16 घंटा का रेस्ट
तय है आपको बीच 16 में, मतलब 1-2 दिन पर 16 घंटा। जैसे हम एक ड्यूटी करके आए, एक ट्रेन साइन ऑफ करके आए, तो जब जिस समय हम साइन ऑफ किए हैं उस समय से 16 घंटा के अंदर आपको ड्यूटी नहीं दे सकता है, 16 घंटा के बाद ही ड्यूटी मिलेगा। अच्छा अच्छा। अब जैसे उसके- कि आप मान लीजिए ट्रेन लेकर अभी पटना आए, यहाँ 16 घंटा का ड्यूटी आपको ऑफ कर दिया गया। नहीं नहीं, यदि यहाँ मेरा ये हेडक्वार्टर नहीं है हाँ। तो यहाँ पे हम 8 घंटा रनिंग रूम में 8 घंटा का रेस्ट मिलेगा। और रनिंग रूम में क्या सुविधा होती है? सुनते हैं हाँ। लोको पायलट के लिए बहुत अच्छा सुविधा रनिंग रहती है। रूम में आपको जब हम ट्रेन लेके आए वहाँ ड्यूटी ऑफ किए तो रनिंग रूम में आपको एक स्पेशल रूम मिलेगा, उसमें एसी वगैरह लगल रहेगा। आपको तुरंत आने के बाद एक बेडशीट, नया बेडशीट मिलेगा, नया तकिया मिलेगा, मतलब सारा कुछ सुविधा रहेगा उसमें। उसके बाद फिर आपका खाने पीने का सारा व्यवस्था रनिंग रूम में ही रहता है। तो आप उसमें भी इच्छा के अनुसार है, आप खुद से भी राशन पानी दीजिएगा। तो जो आपको खाना है, सपोज दैट किसी को नॉनवेज खाना है, चिकन मुर्गा या जो सब देना है दीजिए, बना करके आपको मिलेगा। ठीक है, उस 8 घंटा आप रेस्ट कीजिए। 8 घंटा आपको ये मिनिमम है। उसके बाद यदि बाद में ट्रेन आ रही है तो 8 घंटा, 10 घंटा होता है, 12 घंटा तो 16 घंटा। कहने का मतलब ये कोई आपको 8 घंटा से पहले ड्यूटी नहीं देगा। 8 घंटे के बाद अब 10 घंटा, 16 घंटा भी हो सकता है। और एक रनिंग रूम में ये भी है, यदि आप 16 घंटा रनिंग रूम में रह लिए ना तो आपको 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा। हाँ, आप 16 घंटा आपको रनिंग रूम में यदि रख लिया तो आपको 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। उसका अलाउंस अलग से फिर जुटेगा। अलग से जुटेगा। बिना ट्रेन से लाए हुए आपको 70 घंटा मिलेगा, 70 किलोमीटर मिलेगा। ऐसा भी है क्या कि जैसे कि कोई 1200-1300-1400 किलोमीटर हो जाता है, एक निश्चित किलोमीटर के बाद फिर रेट बढ़ जाता है रनिंग अलाउंस का? नहीं, ये मतलब किलोमीटर के बाद ऐसा नहीं है, बट रनिंग में जैसे 120 किलोमीटर, 160 किलोमीटर से ऊपर चलने लगते हैं उसमें 30% एक्स्ट्रा किलोमीटर ऐड हो जाता है, मतलब चलने में। इनका कहना है कि जैसे अगर 120 से 160 किलोमीटर अगर लगातार आप चल गए, उसके बाद 30% आपका जो अलाउंस का रेट होता है वो बढ़ जाता है। हाँ, किलोमीटर के पर किलोमीटर। तो इसी कारण से एक लोको पायलट का पेमेंट इतना ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। अब इनसे हम दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हम उन सारी बातों पर इनसे डिस्कस करेंगे। तो जिस समय फॉर्म आती है, हम देखते हैं लोको पायलट का फॉर्म, तो बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक चीज़ हमेशा रहता है कि लोको पायलट को पहला प्रेफरेंस रखें या टेक्नीशियन को पहला प्रेफरेंस रखें। तो लोको पायलट को अगर पहला प्रेफरेंस रखेंगे तो बहुत बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर बाद में हम मेडिकल में फेल कर जाएंगे तो टेक्नीशियन पोस्ट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही सोच करके बहुत बच्चे टेक्नीशियन को पहले रख देते हैं। लेकिन मैक्सिमम का चाहत होता है कि लोको पायलट बने। बहुत का होता है जो एकदम टेंशन नहीं लेना चाहता है वो ही टेक्नीशियन में रहना चाहता है। तो एक चीज पहले, इससे पहले भी जो हम अभी बोले थे, ये तो लोको पायलट का पेमेंट हुआ, टेक्नीशियन के पेमेंट में भी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं तो और बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए, वास्तविकता ये है कि लोको पायलट ALP का भी जो आपका होता है 19,900 होता है बेसिक, और इसका भी 19,900 होता है। तो 19,000 टेक्नीशियन का भी, तो इसका 30% ऐड करके लगभग 26-27 हजार के आसपास बेसिक बनता है टेक्नीशियन का भी और ALP का भी, दोनों का भी। हाँ। तो अब चूंकि फिर 33% अभी डी ऐड करेंगे तो इसमें लगभग आपको टेक्नीशियन का इधर 27 हजार मान लीजिए, तो मिला उला करके 30 से 32 हजार जाएगा टेक्नीशियन का। उसमें से फिर डिडक्शन भी होता है, जो सरकार NPS में 5 हजार या उसका 10% काटते हैं। तो उस काट कूट करके लगभग टेक्नीशियन को 25 हजार, कहीं कहीं अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंस अलग हो गया, टी अलग हो गया, यानी कि 25,000 से लेकर 30-32 हजार तक उसके आसपास में टेक्नीशियन का रहता है। खाली रनिंग अलाउंस के कारण लोको पायलट का इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, उससे 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। आप समझ लिए कि दोनों के पेमेंट में क्यों अंतर होता है। बेसिक पे स्केल सेम है, सब कुछ सेम बनता है, सिर्फ रनिंग अलाउंस के कारण ड्राइवर का पेमेंट 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, लाख तक पहुंच जाता है। दूसरी बात है, ड्राइवर की जब ये सीनियर ALP से लोको पायलट बनते हैं तो उसका ग्रेड पे 42 हो जाता है, ग्रेड पे 42 हो जाता है। इस कारण से भी उसका बेसिक और बढ़ जाता है, बेसिक और बढ़ जाता है, यही कारण है। और इसलिए भी हमको लगता है कि लोको पायलट के प्रति बच्चों में इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अब पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पे आते हैं, उसके बारे में आप बताइए। तो पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस में जैसे ये है ना कि आप ALP पहला प्रेफरेंस सेलेक्ट किए हुए हैं और उसमें आपको A1 मेडिकल मांग रहा है और उसमें आप साइको भी दे दिए हैं, क्वालिफाइड भी कर गए हैं, आप चाहते हैं मेडिकल के लिए। तो मेडिकल में सपोज दैट कि आप फेल कर गए, तो जब फेल कर गए तो जब मेडिकल फेल करते हैं तो मेडिकल के टाइम में
जो रेलवे बोर्ड आपका मेडिकल लेता है उस समय लिख देता है कि जब आप A1 क्वालिफाइड मेडिकल में नहीं है तो आप A2 में है या B1 में है या C2 में है या C1 में है। तो उस जो मेडिकल आपको रेलवे A1 में फिट नहीं किया तो A2 में फिट किया, तो वो मेडिकल क्राइटेरिया आपके जो सेकेंड अपॉर्चुनिटी आप जो डाले हुए हैं पोस्ट प्रेफरेंस उस टेक्नीशियन उसके लायक आपका मेडिकल क्राइटेरिया है, और यदि आपका नंबर उस टेक्नीशियन को कटअप को पार करता है तो आपको वह पोस्ट मिलेगा 100%। आपका कहने का मतलब है कि अगर लोको पायलट में अगर साइको हम पास कर जाते हैं, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में A1 मेडिकल हमारा नहीं हो पाता है, उसमें फेल कर जाते हैं, अगर टेक्नीशियन के लायक मेडिकल स्टैंडर्ड है और कट ऑफ हम पार कर रहे हैं तो हमको वो पोस्ट मिलेगा 100% मिलेगा। इसलिए मेरा ये जानना था कि इसलिए लोको पायलट को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखने में कोई बुराई नहीं है और हमेशा ही अच्छा ही है, कारण कि यदि आपका मेडिकल फिट हो गया, नंबर आ गया तो आपको लोको पायलट मिल जाएगा। यदि आप पहला पोस्ट दे दीजिए टेक्नीशियन, तो टेक्नीशियन का तो मेडिकल क्राइटेरिया ऑलरेडी लो है और कट ऑफ भी लो है, पहला ही प्रेफरेंस मिलेगा, दूसरा प्रेफरेंस मिलने की संभावना नहीं, नंबर ज्यादा रहते हुए भी आपको नहीं मिल पाएगा। इस टेक्निकल को बात को सबको समझना है, हम जानबूझकर इस पर चर्चा किए हैं कि अगर टेक्नीशियन को आप पहला प्रेफरेंस में डालते हैं तो अगर आपका मार्क्स कम है या ज्यादा भी है, मार्क्स अगर आपका ज्यादा भी है, लोको पायलट के लायक है, लेकिन पहला प्रेफरेंस अगर टेक्नीशियन आप रखे हैं तो टेक्नीशियन ही मिलेगा पहला चॉइस, आपको लोको पायलट नहीं मिल सकता है, क्योंकि लोको पायलट का टेक्नीशियन के बनिस्बत ज्यादा कट ऑफ जाता है। इस बात को आप समझ गए, इसलिए इसको उस समय ध्यान देना है। अब हम यहाँ पूछना चाहते हैं कि जो बच्चे लोको पायलट का फॉर्म भरेंगे, टेक्नीशियन का फॉर्म भरेंगे, क्या उनको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड का जांच पहले करवा लेना चाहिए? बिल्कुल करवा लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बच्चे एग्जाम दे देते हैं ना, जब वेरिफिकेशन की बारी आती है तब जाकर के मेडिकल की बारी आती है, तब परेशान होते हैं कि अरे हम तो आंख चेक करवाए, विजन टेस्ट करवाए तो हमको सीबी निकल गया, कलर ब्लाइंडनेस निकल गया, ये बाद में उनको पता चलता है, या हमारा कोई फायदा नहीं हो पाएगा, या हमारा A1 मेडिकल नहीं है, बाद में पता चलता है। तो ये परेशानियां बच्चों के साथ होती है। इसलिए जो भी बच्चे लोको पायलट का तैयारी करते हैं तो पहले विजन का टेस्ट आप जरूर कर लें। अब इसके बाद हम आते हैं मूल चीज पर कि आगामी जो वैकेंसी मान लीजिए फरवरी मार्च में आएगी अथवा जुलाई में आएगी 2023 में जो आना है, यानी फरवरी से लेकर जुलाई के बीच का हम दायरा रखते हैं, तो अभी से लेकर के जो ITI पास बच्चे हैं उनको क्या रणनीति रखना चाहिए, और जो ऑलरेडी पिछले बार जिनका नहीं सिलेक्शन हो पाया है उनको क्या रणनीति रखना चाहिए? पहले नए बच्चों के लिए कहना चाहते हैं जो अभी जस्ट ITI पास किए हैं या इससे पहले लोको पायलट की तैयारी नहीं की है, उनके लिए क्या सजेशन होगा? तो मूल बात यह है कि पहले का सिस्टम था जी 100 में आपको ट्रेड वगैरह से मिला करके पूछता, लेकिन जब से ये जो वैकेंसी 2018 वाली आई है उसमें क्लियर कह दिया कि आपको हम ट्रेड अलग से पूछेंगे और नॉन टेक अलग से पूछेंगे, यानी आपको दोनों को महत्व देना है, दोनों सेक्शन को टेक्निकल को भी देना और नॉन टेक्निकल को भी देना। टेक्निकल में रिस्पेक्टिव ट्रेड से बोल दिया गया कि आपको ट्रेड में पास करना अनिवार्य है, बशर्ते आप नॉन टेक में कितनों भी मार्क्स ले आइएगा, और यदि ट्रेड में फेल कर जाते हैं तो सारा मेहनत बेकार। अब यदि टेक्निकल भी पास कर गए, इस पर फिर एक बार हम प्रश्न करना चाहते हैं कि जैसे पिछले बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो उस समय ट्रेड में भी बच्चे फेल किए होंगे, एक रेशियो कितना था ट्रेड में फेल करने वाले बच्चों का? तो क्लास लिए थे, तो मेरा जो भी क्लास था आपके ही क्लासरूम में 1200 से कम कैपेसिटी की कोई क्लासरूम नहीं था उस समय। अब उसमें से ऐसे बच्चे थे जिसका नॉन टेक में 90 नंबर, 85 नंबर, 86 नंबर आया हुआ है 100 में, वो 100% कॉन्फिडेंस है कि हमको होबे करेगा, और जब ट्रेड का एग्जाम दिया पता चला कि वो ट्रेड में फेल है। मतलब उनका ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेड के मामले में ले डूबा। यही कारण है कि लास्ट में जो ALP सबका जो आपका सिलेक्शन हुआ है, मेरे साथ भी जो साथी सब है 40 नंबर, 42 नंबर, 38 नंबर वाले, हम पटना बोर्ड का बात बता रहे हैं, पटना बोर्ड में इतने कम नंबर पे हुआ है। इसका रीजन ये है कि 90 वाले सब, 85, 75 वाले सब ट्रेड में फेल किए हैं, लो मार्क्स वाले सब टेक्निकल सही निकल गया, गए हुए हैं। अब बात को समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, खास करके लोको पायलट के जो बच्चे तैयारी करते हैं कि चूंकि पहले से नॉन टेक का तैयारी वो बच्चे कर रहे होंगे, बाद में चल करके हमको जो समझ में आता है, बाद में चल करके कहीं से वो ITI कर लिए होंगे, तो जब एग्जाम दिए होंगे तो वो ट्रेड को बहुत सीरियस नहीं लिए होंगे, उनको इधर तो 80 to 90 मार्क्स आ गया 100 में,
और 100% गारंटेड वो मेरिट में भी बनते ही टॉप में आ जाते। लेकिन वो ट्रेड जो दूसरा सेक्शन होता है, जो 75 क्वेश्चन 1 घंटा में आपका पूछा जाता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वहीं पर वो बच्चे फेल कर गए। इसका मतलब हुआ कि सारा मेहनत किया हुआ उस बच्चे का बेकार हो गया ट्रेड में फेल करने के कारण, यही ना। अब उन बच्चों को अभी क्या सजेशन होगा कि ट्रेड कैसे तैयारी करें और नॉन टेक कैसे तैयारी करें? हाँ, तो उनके लिए यही है, आप जो फिर पिछले वाला गलती करेंगे कि नहीं एग्जाम आएगा तब हम ट्रेड का तैयारी करेंगे, तो ये टेक्निकल पेपर है। अब समझिए, अब नॉन टेक आप जब से तैयारी करने लगे, कंपटीशन तभी से तैयारी कर रहे हैं, तब आपका मिस हो जाता है। अब 1 से 2 महीना में टेक्निकल पेपर को कवर कीजिएगा तो आपको मेरिट में डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए रणनीति यही अभी से यही बनाना है कि नॉन टेक के साथ साथ हमको टेक्निकल, चल 100% नहीं लेकिन 50% से ही यदि अभी उसको लेकर के चलते, कम से कम क्लास भी करते हैं, नहीं ज्यादा टाइम दे पा रहे हैं तो कम से कम टीचर का जो बोल रहे हैं क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना ही समझते जा रहे हैं, एग्जाम तक लेकर के उसको जा रहे हैं। तो जब वैकेंसी आएगी उस समय उसको आप केवल अच्छा से रिवाइज करेंगे, एक छोटा सा क्रैश कोर्स भी कर लेंगे तो कम से कम क्वालिफाई हम कर जाएंगे। हमको वहां क्वालिफाई करना है, हमको मेरिट में वो नंबर जुड़ेगा ही नहीं। इसीलिए टेक्निकल पेपर को अभी से ही ध्यान दे करके रखना है कि लास्ट में हमको हड़बड़ी ना हो, ऐसा ना हो कि टेक्निकल के चक्कर में हमको नॉन टेक भी खराब हो जाए। तो इस कारण से टेक्निकल पेपर को अभी से ही ध्यान देना है और उसको बारीकी से, नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करके, तो कम से कम 50% से भी मेहनत करके 50% भी समझ के रखेंगे तो हमको वहां काम देगा। क्योंकि क्वालिफाइंग 33% रखा गया है, पिछले साल 2018 में भी 33% पे क्वालिफाइंग रखा गया था, तो 50% भी लेके चलते हैं। एग्जाम टाइम में थोड़ा सा मेहनत कर लिए तो हम 70% यदि हम आशा करके रखे हैं, काट कूट कर 50% भी आया, उससे भी नीचे आया तो कम से कम 40% आया, 40% भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे। अब मूल चीज बताते हैं इनका जो कहना हुआ संजय सर का कि चूंकि 8 महीना 9 महीना के बाद में आपका वैकेंसी आ जाएगा, तो अच्छे से तैयारी करने में 6 से 8 महीना का समय आपको लगेगा ही लगेगा, एकदम बेसिक लेवल से। एक बार ट्रेड आप अच्छा कर लें, उस समय टारगेट भी अगर कर लेते हैं फास्ट रिवीजन वाला, तो 100% ट्रेड की तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। इसलिए अभी से लेकर उतना समय आपको देना ही चाहिए और अभी से सीरियसली उसके लिए लगना ही चाहिए। प्लेटफॉर्म में भी हम सर यहाँ पर एक तो अपना ऑनलाइन द प्लेटफॉर्म ऐप पर व्यवस्था किए हैं। अभी ट्रेड का लगातार हम बैच यही सोच करके बच्चों को हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत ग्रुप डी में उलझे हुए हैं, बहुत सीरियस नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं उस बात को, इसकी गंभीरता को। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चे बाहर के हैं, जो पटना नहीं आ सकते हैं, द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके अभी इलेक्ट्रीशियन का अलग, फिटर का अलग, डीजल मैकेनिक का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का अलग, वायरमैन का अलग, यही सोच करके अभी द प्लेटफॉर्म ऐप पर बैच हम दे रहे हैं। और सेम बैच नॉन टेक ऑफलाइन मोड में भी हमारा आ रहा है। तो अभी से अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो वहां जाके आपका तैयारी पीक पे रहेगा। बीच बीच में हम डेमो वगैरह भी देते रहते हैं। और ट्रेड को और बेहतर करने के लिए हम क्या किए हैं, जो बच्चे ऑलरेडी पहले ट्रेड सब पढ़ चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, जिनका पिछले बार कुछ एक नंबर से छूट गया था, उन बच्चों के लिए और नए बच्चों के लिए भी एक हम स्टार्ट किए हैं अभी, जैसे इलेक्ट्रीशियन का स्पेशल कि उसमें टॉपिक वाइज डेली ट्रेड के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ट्रेड का 20 क्वेश्चन का टेस्ट लिए और उसी समय तुरंत 40 मिनट उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन करा दिए। इससे क्या होगा, लगातार प्रैक्टिस से और बच्चों का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और यही ट्रेड पे एक बार अच्छा पकड़ हो गया, आप मेट्रो दीजिए, डीआरडीओ दीजिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दीजिए, यूपीपीसीएल दीजिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी दीजिए, जो एग्जाम देंगे ये ट्रेड आपको सब जगह फायदा पहुंचाएगा, सब जगह फायदा पहुंचाएगा। इसी तरीके से एक अपना ही जो हम एक बुक भी रुक्मिणी प्रकाशन से प्लेटफॉर्म का ही बुक भी एक लिखे हैं, इलेक्ट्रीशियन आया नहीं है, लेकिन जैसे ही सुगबुगाहट वैकेंसी का स्टार्ट होगा तो आ जाएगा। तो हाँ। उसमें भी पूरा क्वेश्चन बैंक सब कुछ सही से दिया गया है, तो जब वैकेंसी आएगी तो उसको भी थोड़ा अच्छे से देखिए। हम नॉन टेक सेक्शन पे चर्चा करना चाहते हैं, खास करके नए बच्चे बहुत सीरियस नॉन टेक सेक्शन को नहीं लेते हैं। तो नॉन टेक सेक्शन में क्या होता है कि मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, करंट है, इस सब का अपना अलग योगदान होता है। तो हम साइंस के मामले में खास करके, चूंकि साइंस से आप रिलेट रहे हैं, तो साइंस की तैयारी लोको पायलट के लिए किस तरह से करें और बेहतर तैयारी कैसे हो पाएगा और कितना ज्यादा महत्व है, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एएलपी के लिए साइंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी बहुत इंपोर्टेंस हम कह सकते हैं, उसको आपको रख के चलना होगा। बाद बाकी तो आपका मैथ रीजनिंग है ही, क्योंकि साइंस को आपको मजबूत करने से एक फायदा यह है कि आपका ट्रेड भी काम कर जाएगा 50%। यदि खास करके जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन का आपको 50% जो है साइंस से ही संबंधित है।
तो साइंस आपका ट्रेड में इधर भी काम करेगा, नॉन टेक में भी आपका साइंस, मैक्सिमम साइंस पूछा जाता है। खास करके यदि एएलपी का बात करें उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री की अधिकता होती है हमेशा। तो साइंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है रेलवे के लिए, खास करके एएलपी के लिए। और इससे दो आपका लाभ मिलेगा, एक आपका टेक्नीशियन मजबूत हो जाएगा, 5-10 नंबर हमेशा सपोर्ट कर जाएगा टेक्नीशियन में, ट्रेड में, और इधर साइंस मेरिट बनाने में भी आपको काम देगा। तो इसीलिए साइंस को आपको बारीकी से शुरू से ही ध्यान देते रहना है। ऐसा नहीं देख, कहने का मेरा एक ही बात हुआ कि आप एग्जाम के समय में यदि हड़बड़ाहट करते हैं तो आपका एक गलती जो देखते हैं 4 साल के बाद जो वैकेंसी आती है वो आपको पंचवर्षीय योजना में कन्वर्ट कर देगा, फिर आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, और 5 साल में आप समझ सकते हैं कि आपका एज कहाँ जाएगा। तो हमको लगता है कि सर जो बोल रहे हैं इसका सारांश आप समझ गए होंगे, और थोड़ा सा हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम थोड़ा सा लास्ट फेज का एग्जाम इसमें एएलपी का साइको होता है, एएलपी का साइको, चूंकि साइको लेकर के भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो एएसएम और एएलपी के साइको में क्या अंतर है, और साइको कितने दिन तैयारी करें तो हमारा बेहतर परफॉर्मेंस हो जाएगा, ये चीज हम जानना। साइको के लिए तो मेरे ख्याल से सर, चूंकि हम भी इस फेज से गुजरे हुए हैं, तो सच कहा जाए तो हम साइको के लिए विशेष तैयारी नहीं किए थे। बस जो प्लेटफॉर्म का बुक था और जो सर गाइडलाइंस बताए उसके हिसाब से आप साइको के लिए जब आप एग्जाम पास कर जाइए, जब साइको का आप समय आए तो केवल जब समय आ जाए ना उसी समय आप 15 दिन 20 दिन महीना दिन यदि साइको का प्रिपरेशन करते हैं, केवल सुबह शाम 2 घंटा 3 घंटा करके, तो वो काफी है। साइको में एक मेरे ख्याल से कहावत है कि ज्यादा साइको के लिए आप टेंशन लीजिएगा तो वो आपको टेंशन दे देगा। यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो साइको में आप यदि ज्यादा माथापच्ची कीजिएगा तो आपको टेंशन देगा। इसीलिए साइको को ज्यादा प्रेशर नहीं लेकर के, साइको चीजें वैसे कि आपको माइंडलिटी को शांत रखना है। और एएसएम में और एएलपी के साइको में थोड़ा सा डिफरेंस है। एएसएम का साइको एएलपी के साइको से थोड़ा इजी होता है, आसान पड़ता है। एएलपी का साइको थोड़ा एएसएम से टफ होता है। कारण ये होता है ना, टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम समय में ही एएलपी में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन दे देते हैं, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ फिगर भी रहता है एएलपी में थोड़ा ज्यादा रिस्पेक्ट टू एएसएम के। तो जब आपका निकल जाए एग्जाम तो साइको के लेकर के आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि हम साइको में फेल करेंगे। पहले ये दिमाग में से हटा लेना है कि हम साइको में हमको फेल करना है। जब ये दिमाग में घुस आए कि हम साइको में फेल कर जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो फिर समस्या होगी। सिंपल जो सर बताना है उसके गाइडलाइन के आधार पे चलना है, और सुबह शाम 3-3 घंटा ध्यान देना। अब दिन रात यदि साइको में लगिएगा तो फिर आपको टेंशन होगा। साइको का आपको ज्यादा टेंशन नहीं देना, आपको भी टेंशन नहीं होगा। और दूसरा सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि पिछले बार जो आप एग्जाम दिए थे 2018 में जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, एक बार हम कट ऑफ पर चर्चा कर लेना चाहते हैं कि चूंकि आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड थे, इलेक्ट्रिशियन आपका ट्रेड रहा है। हाँ, एक चीज़ और हमको याद पड़ गया, उसके बाद इस पर हम आते हैं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा वाले हैं, बीटेक वाले भी बच्चे फॉर्म भरते हैं, और अच्छा खासा सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का पहले ज़्यादा संभावना बन जाती है। और लेकिन डिप्लोमा और बीटेक वाले को थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है। तो डिप्लोमा और बीटेक वाले को क्या आईटीआई का यही ट्रेड पढ़ना होगा इलेक्ट्रिशियन, या उनका जो पढ़ा हुआ डिप्लोमा और बीटेक में जो सब्जेक्ट है यहाँ काम करेगा? किस रूप में वो डिप्लोमा और बीटेक वाले को आईटीआई वाले से तुलना करते हैं? इस पर डिप्लोमा और बीटेक वाले को भी आईटीआई लेवल का ही पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। वो जो सोच रहे हैं कि हम बीटेक, कितना अंतर दोनों सिलेबस में, हम ये जानना चाह रहे थे। सिलेबस तो सर सेम ही है, सिलेबस में अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा का अंतर सिलेबस में है नहीं। अंतर यह है कि बीटेक वाले आप चाहेंगे कि हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, गेट लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो टच नहीं करेगा। यहाँ थ्योरेटिकल बेसिक नॉलेज पूछा जाता है, आईटीआई से संबंधित आपको थ्योरेटिकल बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, जो कि बीटेक में पढ़ाई नहीं होता है। अब टूल्स के बारे में तो ऐसा बात नहीं है कि सिलेबस में नहीं है, लेकिन बीटेक में समझते हैं कि टूल्स की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा एग्जाम में गेट वगैरह या पीएचडी वगैरह में जरूरत नहीं पड़ती है, तो लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए बीटेक वाले को भी ये फॉलो करना पड़ता है। और मेरे ही साथी लोग जो जॉब कर रहे हैं वो किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक से थे और किसी ब्रांच से थे, तो वो अपना पूरा बीटेक वाला सब भूल गए, लास्ट में वो प्लेटफॉर्म का बुक पर है और उससे पास किए। अलग बात है वो कोचिंग नहीं आकर के अपना प्लेटफॉर्म के बुक से ही काम निकाल लिए, लेकिन फाइनली उसको आईटीआई लेवल का ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो डिप्लोमा पास बच्चे हैं, बीटेक पास बच्चे हैं, मानते हैं कि हो सकता है ट्रेड में थोड़ा कम परेशानी हो, लेकिन नॉन टेक सेक्शन को किस रूप में देखते हैं? हाँ, तो नॉन टेक सेक्शन को उसको वो तो सोच रहे हैं कि हम ट्रेड मैथ में बहुत दिक्कत नहीं होगा उन लोगों को, मैथ में बहुत दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अन्य सिलेबस के साइंस भी उन लोगों को थोड़ा रहता है बैकग्राउंड साइंस से ही, तो उतना दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब
रिजल्ट के लिए तो केवल 2 ही पेपर या 3 ही पेपर से नहीं होगा, कारण कि कट ऑफ यदि बात करेंगे जब से बीटेक डिप्लोमा वाले आ रहे हैं तो हाई कट ऑफ बढ़ते गया। हाँ, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है जो 2018 में हुआ है कि 2018 में पहली बार था तो बच्चे लोग सोचे अरे ट्रेड किसी तरह से पास करिए जाएंगे, इस कारण से हाई मार्क्स वाले सब छटे हैं, क्योंकि वो तो ट्रेड को बहुत कैजुअल ले लिए, आसानी वे में ले लिए। अब इस कारण से थोड़ा जो है हाई नंबर वाले सब ट्रेड में फेल हो गए, छट गए। और जो लो नंबर, अब वैसे भी देखा जाए जिसका टेक्निकल है, डिप्लोमा बीटेक है, उसका नॉन टेक कमजोर रहता है, तो उसको नॉन टेक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब उसके चक्कर में हम अपना बीटेक भूल गए, डिप्लोमा भूल गए, क्योंकि उसको भी लेकर के चलना होगा। लेकिन उन लोग का 4 साल 2 साल पढ़े रहते हैं कॉलेज में, तो रिवीजन भी करते हैं तो हो जाते हैं, लेकिन नॉन टेक को लेकर के चलना पड़ेगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस ये लेकर के चलना पड़ेगा बेहतरीन ढंग से। अच्छा, एक कट ऑफ एक बार बता दीजिए कि आपका जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड थे या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड थे, तो टेक्नीशियन में क्या कट ऑफ रहा था, लोको पायलट में क्या कट ऑफ रहा था? टेक्नीशियन का यदि बात करें 2 गो पोस्ट को छोड़ दिया जाए, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर थे जो +2 पे थे, हाँ, वो +2 लेवल पे था, उसका कट ऑफ तो हमेशा 80+ ही था हर एक बोर्ड में लगभग। और रह गया टेक्नीशियन की बात, तो टेक्नीशियन में बहुत सारे पोस्ट कैटेगरी वाइज अलग अलग थे, तो कुछ टेक्नीशियन ऐसे थे जिसको एलपी से भी कम कट ऑफ था। जैसे सपोज दैट करें हम पटना ही बोर्ड का, तो पटना बोर्ड का 68 चला गया था आपको, ओबीसी का एलपी का, ठीक है, एलपी का, हाँ एलपी का 68 गया था। लेकिन जनरल का कितना था? जनरल का गया था 72 पॉइंट समथिंग था पॉइंट में, फाइनल कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में। लेकिन बाद में लेकिन वो कट ऑफ वो नहीं रह गया था, जब नीचे आते आते देखिएगा तो वो कट ऑफ सीधे आ गया ओबीसी का 42 नंबर पे आ गया। समझिए, पहला कट ऑफ 68 पर धीरे धीरे फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट कंफर्म करते करते चौथा लिस्ट भी आया, फोर्थ लिस्ट भी आया उसका, और कितना पे गया फोर्थ लिस्ट? 42 पे गया, 42 पे गया है। लेकिन देखिएगा कि हाल के दिनों में इस बीच में 2 साल 4 साल का लगभग गैप रहा, इस बीच में बहुत सारे बच्चे आईटीआई किए, नए बच्चे आईटीआई किए, और बेरोजगारी का जो आलम रहा है, अब सबको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। तो इस बीच में कंपटीशन लेवल कितना तक बढ़ा होगा, और अब आने वाले जो वैकेंसीज हैं, तो पिछले बार से ना तुलना करके अब नए बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन होगा? नए बच्चों के लिए सजेशन यही होगा कि वो टेक्निकल और नॉन टेक को पहली बार दोनों को साथ लेकर के चले, और यदि पिछले कट ऑफ का कंपेयर करना है तो हमेशा 2 से 4 नंबर पॉजिटिव लेके चले। जो कट ऑफ है उससे ध्यान में रखें कि 2 से 4 नंबर हमको इससे ज्यादा लाना है फाइनल सिलेक्शन के लिए मिनिमम। कि अगर 72 जनरल कट ऑफ गया है, 75+ लाने का टारगेट रखना चाहिए। बहुत गौर से आपको इस बात को समझना है, सुनना है कि 75+ का टारगेट रखना है। अलग बात है कि उस बार 3rd लिस्ट निकला, 4th लिस्ट निकला, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह का रिपीट ही। हम तो फर्स्ट लिस्ट लेकर के चलेंगे ना, भाई किस्मत ना 3rd निकला 4th निकला, जब कैंडिडेट नहीं पूरा तो। लेकिन हमें यदि अपना सीट कंफर्म करना है तो हम तो पहला लिस्ट को सोच के चलेंगे ना, पहला लिस्ट को सोच के चलेंगे तो गिरते गिरते दूसरा लिस्ट में आ जाएंगे, तीसरा लिस्ट में आ जाएंगे। क्योंकि अभी परफेक्ट समय है बच्चों के पास, अभी से अगर लगेंगे तो अपना सारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। कहा भी जाता है जब जाएगा तब सवेरा, और किसी भी कंपटीशन के लिए यदि आपके पास 6 महीना समय है वो काफी होता है। यदि उस बीच में आप लग जाइए तो कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि वैकेंसी का तो स्थिति देखिए रहे हैं सर, जो क्या है, कितना समय लग रहा है। तो इसी कारण क्योंकि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं, पहले प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी, उसके बाद 2 साल हो गया गैप, अब 4 साल का गैप हो गया है। अगला साल सीधे इलेक्शन में जाकर वैकेंसी देगा इस तरह। अच्छा, एक बात और हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को भी इस पर गौर करना है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है, और लगातार नंबर ऑफ वैकेंसीज उससे प्रभावित हो रहे हैं। लगातार रेलवे का भी निजीकरण लगातार तेजी से किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस निजीकरण से कितना ज्यादा इसके बाद का वैकेंसी प्रभावित होगा? तो रेलवे में तो ये बात सही बोले सर, निजीकरण तो हो रहा है, लेकिन रेलवे एक चीज स्पष्ट किया था कि हम जो है सेफ्टी कैटेगरीज के साथ कोई छेड़छाड़, ये प्लस है कि सेफ्टी कैटेगरी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाकी अन्य कैटेगरी में तो लगातार छेड़खानी स्टार्ट हो ही रहा है। जैसे हम ही लोगों को पहले आप ग्रुप डी के माध्यम से ही कुक होता था, झाड़ू लगाने वाला ये सब होता था, सब ये गवर्नमेंट ही होते थे। तो धीरे धीरे सबको प्राइवेट करने लगा। रनिंग रूम में ही सारे स्टाफ जो होते थे, खाना बनाने वाले सब पहले गवर्नमेंट का होता था। अब ये सब प्राइवेट का ठेका दे दिया गया। तो लेकिन जो सेफ्टी कैटेगरी के है, जैसे लोको पायलट हो गए, रनिंग कर्मचारी हो गए, बोला इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा।
ये वैकेंसी अभी आपका रेगुलर रहेगी, फ्यूचर में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक तो रेलवे बोर्ड का ये सर्कुलर है कि सेफ्टी कैटेगरी में कोई आ नहीं सकता। और ये एक तरीका से यदि सेफ्टी कैटेगरी में आप देते हैं, ठेका पर देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो एक सेफ्टी के साथ और मानव के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी होगा, क्योंकि जनता इसमें सफर कर रहे हैं और उसको किसी 6 महीना साल भर वाले जॉब के हाथ में सौंप रहे हैं, तो वो सोचेगा अरे मेरा तो 6 महीना साल भर का नौकरी चली जाएगी, गलती करिए लिए तो क्या हो गया। कहावत क्या कहते हैं, एक रूल ही है, एस्पेड होता है एक हम ही लोगों के क्षेत्र में, सिग्नल पासिंग एट डेंजर जोन। जब आप एक रेड सिग्नल पार कर जाते हैं तो नौकरी कहा जाता है कि चला गया। रेलवे में यह है, इतना स्ट्रिक्ट है। चार्जशीट सब तो लगे स्पेड होता है, नहीं समझे हम, जैसे उदाहरण से बताइए। उदाहरण के लिए आप जैसे ट्रेन रुकती है, देखते हैं कि लाल सिग्नल खंबा रहता है, यदि उस सिग्नल से आपका इंजन आगे चला गया तो इसको बोला जाता है एस्पैड, मतलब आप जो है सिग्नल को डेंजर जोन से पार कर दिए अपने इंजन को। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब घटना माना जाता है रेल में, बहुत बड़ा घटना, कुछ हो या ना हो। हाँ, हो ना हो, घटना हो ना हो अलग चीज है, आप एस्पैड कर दिए मतलब अब बहुत बड़ा घटना हो गया, अलग बात है भाई किस्मत घटना नहीं हुआ। तो अब यही चीज आप साल 2 साल वाले जॉब वाले रहेंगे तो कहेंगे अरे करिए लेते हैं, उधर से भी कोई ट्रेन आ रही है तो टक्कर हो सकती है, बहुत बड़ा घटना हो सकती है। तो इसीलिए रेलवे इस पर स्पष्ट कर दिया कि हम सेफ्टी कैटेगरी में कोई छेड़छाड़ नहीं करने। एक बात और हम सर पूछना चाहते हैं, जैसे जो बच्चे ट्रेड पर बहुत मेहनत किए, नॉन टेक ऑलरेडी अच्छा है, तो रेलवे के अलावा सेम तैयारी में और कहाँ ऑप्शन बन सकता है? और कहाँ ऑप्शन है, सारे स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया मेन सबसे, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है। हाँ। और इसमें भी आप प्रमोशन ये हुआ इलेक्ट्रिकल वाले हाँ। इसमें भी आप प्रमोशन से जेई तक जा सकते हैं, ठीक है। आप आईटीआई से भी आप जेई में जा सकते हैं, स्विच बोर्ड ऑपरेटर में आप आईटीआई पे ही जा सकते हैं, लाइनमैन होता है ये सब। ये लगभग सारे हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, जेईवीएनएल हो गया, आपका बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, इसी तरह मेट्रो हो गया, डीएमआरसी, एलएमआरसी, ये सब सारे हो गए। इसके अलावा फिर उसके बाद पीएसयू में हो गया, पावर ग्रिड हो गया, उसके बाद फिर हो गया आपका स्टील फैक्ट्री सब में भी निकलते हैं, सेल वेल गेल हो गया। इसी तरह से फीटर का भी निकलता है, इसमें फीटर का थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो इसका वैकेंसी नहीं है, बट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया आपका, सेल वेल गेल, एनटीपीसी हो गया, इस समय सब हम इसमें ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात की, सेल वेल गेल की बात की, तो उसमें क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होती है, मतलब टेक्निकल से कितना रहता है एवरेज, नॉन टेक से कितना रहता है अदर पीएसयूज में? बात बाकी इधर रेलवे को छोड़ करके जो भी पीएसयू है, चाहे सेल वेल गेल, एनटीपीसी हो, ये सब में 75% आपका टेक्निकल रहता है, रेशियो चेंज हो जाता है वहाँ जाकर। हाँ, वो रेशियो वहाँ जाकर चेंज हो जाता है, टेक्निकल की 75% क्वेश्चन ट्रेड से रहेगा रेलवे छोड़ करके अदर्स में, बाकी 25 to 30% क्वेश्चन नॉन टेक से रहेगा, जनरली यही होता है। वहाँ का सर नॉन टेक रहता है ना, लॉलीपॉप नॉन टेक रहता है, वहाँ नॉन टेक ऐसा रहता है कि आपको तैयारी लगता नहीं है कि इसके लिए हमको स्पेशल तैयारी करना पड़ेगा। वहाँ पर टेक्निकल मेन मुद्दा हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा इंटरव्यू भी है, तो फिर टेक्निकल से ही संबंधित इंटरव्यू भी रहता है। तो आपका कहने का मतलब है कि टेक्निकल कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये इन बातों इधर नहीं हुआ तो कम से कम उधर एक चांस है। और एक स्टूडेंट मान लीजिए कि ईमानदारी पूर्वक लगा हुआ है अच्छे से, तो तैयारी में खास करके जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, लोको पायलट की तैयारी के लिए कितना टाइम सफिशिएंट माना जाएगा, और उतने टाइम को खूब अच्छे से अगर मेहनत करके दें तो अदर के लिए भी वो यूजफुल होता है, कितना टाइम सफिशिएंट? यदि जो तैयारी पहले से कर रहे हैं तो उसके पास 6 to 7 मंथ सफिशिएंट टाइम है, जो पहले से कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं। जो टोटली न्यू है तो उसको तो कोर्स करने में, कोर्स में ही 1 साल लग जाएगा उसको कंप्लीट, फाउंडेशन बैच ही कंप्लीट करने में। और जो पहले से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यदि 6 महीना सीरियस होकर के यदि ध्यान दे दे तो 100% उसका जॉब निकलेगा। चलिए, धन्यवाद संजय सर। और हमको लगता है कि ये जो इंटरव्यू है अभी 38-40 मिनट का इंटरव्यू हुआ, और जानबूझ करके संजोग से मिलने के लिए आए हुए थे, तो एक इंटरव्यू समझ रहे हैं हम अपना घर में बनाए हुए हैं, ज़बरदस्ती इनसे इंटरव्यू लिए हैं कि निश्चित रूप से एक प्रेरणा स्रोत होता है कि कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट अगर आपसे बात कर रहे हों, अगर अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहे हों, तो निस्संदेह इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर पाते हैं, अगर गौर से आप इनकी बातों को सुनते हैं, इनका अनुभव बिल्कुल आपको एक नए सिरे से आपको काम आएगा। ये इस अनुभव को अपने जीवन में उतार करके सफलता आप जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट जो आईटीआई किए हुए हैं, जो आगामी वैकेंसीज पर ध्यान लगाए हुए हैं, तो अभी से अच्छे से लग जाना है
और हम आशा करते हैं, सर भी ये आशा करते हैं कि सर की इस बात को अगर आप सीरियसली लेंगे, सफलता हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।